अच्छा बच्चों, अभी तक जो हमने इस कोर्स में स्टडी किया, हमने मेटा मॉडल स्टडी किए कि हाउ वी एक्चुअली डिजाइन अ पर्टिकुलर मेटा मॉडल ऑफ अ सिस्टम और एनी अदर डिजाइन मॉडल्स। देन हमने सिस्टम को मॉडल करना सीखा, उन पे कॉन्स्टेंट्स ऐड करने और जो कि इवेंट्स गेट करना और उनको किस तरह से मैप करना है, हाउ वी एक्चुअली गोइंग टू फॉर्मुलेट अ कंप्लीट मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, कि जिससे हम एक्चुअली सिस्टम का बिहेवियर जो है वो हम गेट कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली स्पेसिफाई सर्टन, इस तरह की अगर कोई कंडीशन रेज होती है, इस तरह का कोई इवेंट आता है, तो हाउ आवर सिस्टम विल रिस्पोंड टू दैट पर्टिकुलर इवेंट। देन हमने सर्टेन सिस्टम्स का एनालिसिस करना देखा कि किस तरह से हम उनके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स और उनके आउटपुट वेरिएबल हम किस तरह से वो एक लिस्ट कर सकते हैं, हाउ वी एक्चुअली कैन मेक आवर मॉडल्स मोर गुड। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टेंट लैंग्वेज की, दैट इज ओसीएल। अगर आप सबको याद हो तो बहुत शुरू में मैंने इसका जिक्र भी किया था कि जब जब हम मॉडल्स बनाते हैं, यूएमएल मॉडल्स, चाहे वो क्लास डायग्राम है या वो आपकी स्टेट मशीन है या वट एवर द मॉडल इज, उस पर कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स अगर आपने लगाने, कुछ इनवेरिएंट्स ऐड करने, तो आप उनके लिए यूएमएल की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम ऐड करते हैं, एंड दैट लैंग्वेज इज ओसीएल। ये बेसिकली आपका कोई भी जो मॉडल है, ये उसके सिमेंटिक्स को डिफाइन कर रही होती है कि किस तरह से आपका एक जो पर्टिकुलर डिजाइन है या जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा। इसकी मजीद डिटेल देखते हैं ओसीएल की। बट फर्स्ट थिंग, ओसीएल इज ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट लैंग्वेज। ये प्रॉपर लैंग्वेज है जो कि यूएमएल डिफाइन करता है। ये यूएमएल के मॉडल्स पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह स्टेट मशीन पे आप लोग कंडीशंस लगा रहे थे ना, स्टेट इनवेरिएंट्स की या गार्ड्स की कंडीशंस लगा रहे थे, तो वो गार्ड्स की कंडीशन ऐसे नहीं लगती, वो इन ओसीएल कॉन्स्टेंट्स के हेल्प से लगती है। आप जिस तरह से कार्डिनैलिटीज बताते हैं अपनी क्लास डायग्राम में कि 1 to 5 की कार्डिनैलिटी है या 1 to many की है और समथिंग, ये कार्डिनैलिटीज भी आप जो है इन वेरिएंट्स के थ्रू बता सकते हैं। ये जो इनवेरिएंट्स जब आप अपनी क्लास डायग्राम पे या स्टेट मशीन्स पे या व्हाटएवर द मॉडल है, जब आप उस पर इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर लगाते हो, तो ये इनवेरिएंट्स आपके रीडेबल होती है बाय दी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो कि आपकी में भी ऑटोमेटेड कोड जनरेशन कर रहे हैं या वो आपकी मॉडल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ओसीएल कॉन्स्टेंट्स अंडरस्टैंडेबल होते हैं, रीडेबल होते हैं। वो इनको एग्जीक्यूट करवा के वो इनको चेक कर सकते हैं कि वेदर हमारा जो एक डिजाइन है, ये जो हमारा मॉडल है, वो ये ओसीएल कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ये छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आप सबको याद होगा, आपने भी, आप सब एफवाईपी होपफुली एफवाईपी 2 में होंगे, आप में से कुछ कुछ एफवाईपी 1 में होंगे, तो आपने उसमें क्लास डायग्राम बनाई होगी, सबने बनाई होगी अपने अपने प्रोजेक्ट की। यस मैम। उस क्लास डायग्राम के कोरस्पॉन्डिंग आपने कुछ सीक्वेंस डायग्राम्स बनाई होंगी, देन आपने ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे होंगे। Everyone is familiar with operational contracts. यस मैम। तो उन ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो आपको याद आएगा कि आप उसमें कंडीशंस लिखते होते थे कि ये वाली इंस्टेंस क्रिएट होगा, ये डिस्ट्रॉय होगा, इस इंस्टेंस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, इस तरह से ये चेंज आएगा। वो प्री एंड पोस्ट कंडीशंस और इनवेरिएंट्स होते थे। वो आप पोस्ट अपने ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप इंग्लिश टेक्सुअल लैंग्वेज में लिखा करते थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अंडरस्टैंडेबल हो टू अ सिस्टम, तो आप उनको ओसीएल में लिखोगे, दैट इज ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट लैंग्वेज में लिखोगे। एक ऐसे ही कॉन्स्टेंट है फॉर एग्जांपल कि विड्रॉ, जब आप अपने अकाउंट से वाया एटीएम कुछ विड्रॉ करवाते हो कुछ सर्टेन अमाउंट, तो उसका पोस्ट कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी जो उतनी अमाउंट है जो आपने डिडक्ट करवाई है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुकी हो, आपका अकाउंट का बैलेंस अपडेट हो चुका हो। तो ये एक एग्जांपल है ऑफ द सच अ कांस्टेंट। तो लेट्स मूव अहेड। तो हमारे पास जो ओसीएल है, ये उसकी कुछ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट लैंग्वेज है, ये मॉडल बेस्ड असर्शंस है, मतलब मॉडल जो भी आपके डिजाइन के मॉडल्स हैं, ये यूएमएल मॉडल्स हैं, ये उनमें लग रही होती हैं। अ कांस्टेंट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन वन और मोर वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और सिस्टम और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो कांस्टेंट है ना, ये आपका एक क्लास पे भी लग सकता है कंप्लीट, और क्लास के किसी सर्टन एक वैल्यू पे भी लग सकते हैं, किसी सर्टन एट्रीब्यूट पे भी कांस्टेंट लगाया जा सकता है।
कि इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है या इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट वो ये होनी चाहिए। So you can define certain. For example, आपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं, यू से कि अगर मेरा सिस्टम ऑन स्टेट में है और पावर बटन प्रेस होता है, तो पावर बटन का जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो उस पर पोस्ट कंडीशन ये आएगी कि आपका जो स्टेटस है वो ऑफ होना चाहिए। तो दिस इज द टाइप ऑफ अ कॉन्स्टेंट, ये उसकी एक सर्टन पार्ट पे लगा, एक एट्रीब्यूट पे लगा हुआ है। और आप इसमें कंप्लीट क्लास पे भी लगा सकते हो कि थ्रू आउट जब तक ये क्लास है तब तक ये वाला मेरा कॉन्स्टेंट एग्री होना चाहिए। ओसीएल जो है ये एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है जी फॉर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स। मजीद आगे देखते हैं इसको। ये कुछ हिस्ट्री ऑफ ओसीएल है। ऑफ कोर्स इट वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम इन 1995। एट फर्स्ट ये बिजनेस इंजीनियरिंग लैंग्वेज के लिए यूज हुई थी। इसमें हम बिजनेस रूल्स अपना डिफाइन करते थे अपनी डिफरेंट मॉडल्स के और डिजाइन के। बट आहिस्ता आहिस्ता इसको जो इसकी अडेप्टेशन थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। अब आकर ये हम सिर्फ अपनी बिजनेस इंजीनियरिंग के लिए नहीं बल्कि बहुत सी लॉजिकल चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम इनको यूज कर रहे होते हैं। आपके स्टेट मशीन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आपकी क्लास डायग्राम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आपके एसएसडीज में जो है ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप में से किसी ने भी आईबीएम आपके पास मौजूद हो, आपने इंस्टॉल किया हो, जो मैंने इंस्टॉल भी आप सबसे किया था कि आप एटलीस्ट आईबीएम या इक्लिप्स में प्लगइन है पपायरस के नेम से, इन दोनों में से किसी एक चीज को अपने पास इंस्टॉल जरूर करें। अगर हमारा कैंपस यूनिवर्सिटी ओपन होती तो हम इसका एक जो है वो एक छोटी सी लैब कर लेंगे, जिस लैब में आपको ये सारी चीजें मैं एक दफा फिर से गो थ्रू भी करवा दूंगी। बट अगर नहीं तो प्लीज इंस्टॉल द इक्लिप्स प्लगइन बाय द नेम ऑफ पपायरस। और अगर आप उसमें जाके अपनी कोई क्लास डायग्राम डिजाइन करते हैं जिस तरह से आप नॉर्मली डिजाइन करते हो, क्लासेस को ड्रैग ड्रॉप करते हो, इट्स अ ड्रैग ड्रॉप टूल। तो आप ड्रैग ड्रॉप करते हो लेकिन उसमें आप देखोगे कि आपके पास ना कांस्टेंट ऐड करने की ऑप्शन आ रही होती है। आईबीएम रैशनल में भी आ रही होती है और पपायरस में भी आ रही होती है। आप उसमें कोई सा कांस्टेंट ऐड कर सकते हो एंड एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन वो आपका जो पपायरस है वो कांस्टेंट को इवैल्यूएट करता है कि वेदर ये कांस्टेंट जो है ये ट्रू हुआ या नहीं हुआ। वो उनकी वैल्यूएशन करके आपको बता रहा होता है कि आपके कितने कॉन्स्टेंट्स जो है वो फेल हो गए और कितने कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपके पास हो गए। अक्सर इन कॉन्स्टेंट्स को हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो होती है उनमें भी यूज कर रहे होते हैं। वी राइट द टेस्ट केसेस फॉर द डिजाइन और हम देख रहे होते हैं कि हमारा डिजाइन इन टेस्ट केसेस को सेटिस्फाई करता है, इनको पास करता है। अगर हमारा डिजाइन पास करता है देन वी गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड देन वी अगेन चेक कि वेदर हमारी इम्प्लीमेंटेशन हमारे इन टेस्ट केसेस को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। So this is a brief history of the OCL कि आप देख लीजिएगा। ये कुछ characteristics हैं, इनमें सिंपल ये बताया गया है कि OCL is basically यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UML की एक एक्सटेंशन है, OMG ग्रुप के अंदर भी आती है। इसलिए डेक्लेरेटिव लैंग्वेज है, कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं एटसेट्रा। सो लेट्स गो अहेड। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो OCL को इन डेप्थ स्टडी करने में तो ये कुछ पेपर्स हैं और कुछ लोग हैं जो कि OMG ने ही अपने पोस्ट किए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दी OCL। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो यू कैन गो अहेड एंड टेक अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत अच्छी डिटेल में और बहुत अच्छी करते हैं OCL को एक्सप्लेन। हम अपनी इस क्लास में OCL को इस लेवल तक देखेंगे कि गिवन अ मॉडल हम उस पे OCL कॉन्स्टेंट्स लगा सके, हम उस पर कुछ इनवेरिएंट्स लगा सके उसके, चाहे वो इनवेरिएंट प्री है या पोस्ट है, we should be able to add those constraints और हमें आइडिया हो कि बेसिकली ये काम किस तरह से करता है। So a constraint is a restriction on one or more values of an object oriented model or system। ये वही बात जो हमने पहले की है। A constraint is formulated on the level of classes। क्लास लेवल पे आप इसको फॉर्मुलेट करते हो बट वंस अगेन एक कॉन्स्टेंट जो है वो आपका वो ऑब्जेक्ट लेवल पे जाकर एप्लीकेबल होता है और ऑब्जेक्ट के किसी एक पार्ट पे भी एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर आपने किसी एट्रीब्यूट पे कॉन्स्टेंट लगाया हुआ तो ये उस पर भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, कॉन्स्टेंट एक अपर लेवल चीज है। कॉन्स्टेंट के नीचे आता है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट। बेसिकली तीन तरह के कॉन्स्टेंट्स है, एक इनवेरिएंट होता है, एक प्री होता है और एक पोस्ट होता है।
ना प्री पोस्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, प्री स्टेट्स के फंक्शन के चलने से पहले जो है वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए या मीट होनी चाहिए, और पोस्ट का मतलब है कि फंक्शन के चलने के बाद ये वाली सर्टेन कंडीशन जो है ये मीट होनी चाहिए। इनवेरिएंट स्टेट्स के जब जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट है उसका जो इनवेरिएंट है वो कहता है कि दिस पर्टिकुलर इनवेरिएंट शुड बी ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट लाइफ टाइम, जब तक उस ऑब्जेक्ट है या जब तक उस क्लास का, जब तक उस फंक्शन का लाइफ टाइम चल रहा है तब तक ये इनवेरिएंट जो है ये ट्रू रहना चाहिए, तो वो इनवेरिएंट है। सो once again there are three types of constants that we will be studying. Number one is the invariant जो कि ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम की बात करते हैं। The first is the pre जो कि प्री फंक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले की बात करते हैं, एंड पोस्ट जो कि फंक्शन के एग्जीक्यूशन के एंड होने के फौरन बाद की बात करता है। Invariants often represent rules that should hold for the real life objects after which the software objects are modeled. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इनवेरिएंट की, तो इनवेरिएंट कुड बी कि एक स्टूडेंट जो है वो 4 to 6 कोर्सेज में रजिस्टर कर सकता है, 4 to 6 कोर्सेज में रजिस्टर हो सकता है। अब ये कैसे इनवेरिएंट है कि जब तक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम है ये इनवेरिएंट ट्रू होना चाहिए। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन के दौरान में कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं आएगा जिसमें स्टूडेंट 4 से बिलो या 6 से ज्यादा कोर्सेज में रजिस्टर हुआ होगा, तो ये इनवेरिएंट है जो कि थ्रू आउट टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रू रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन इनवेरिएंट प्री एंड पोस्ट कंडीशन क्लास? नो मैम। ओके, जी हमारे पास जो सिंटैक्स है इट्स क्वाइट सिंपल। आपने कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपने बताना है कि भाई क्या कॉन्टेक्स्ट, आप इन क्या लिखने जा रहे हो। क्लासिफायर इनवेरिएंट उसका नेम आप दे सकते हो एक, देन आपने कोई सा बुलियन एक्सप्रेशन लिखना जो कि बुलियन एक्सप्रेशन आपके ओसीएल की कांस्टेंट को बताएगा कि बेसिकली इसमें कांस्टेंट क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या। फॉर एग्जांपल ये क्लास डायग्राम है जी आपके पास, इसी तरह से आपके पास भी आपके एफआईपी प्रोजेक्ट्स की क्लास डायग्राम्स होगी, तो अगर आप लोग आप में से कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो वो उनकी क्लास डायग्राम्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। So anyways, I have a class diagram right here, and it's a class diagram of type of a meeting. कि मेरे पास ये meeting है, and it has some certain attributes. Then it has some certain operations. Similarly, I have some team members. उनके attributes हैं, operations हैं, team है, team meeting, person, gender, etc. Gender is an enumeration जो कि मेल या फीमेल हो सकती है. Then I have a date class as well. तो ये कंप्लीट क्लास डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक चंक है एक पर्टिकुलर किसी एक क्लास डायग्राम का, जिसमें हमने ये 2-3 क्लासेस हमने इस टाइम पे फोकस करेंगे और हमने इन पे कुछ इनवेरिएंट्स और कुछ प्री एंड पोस्ट कांस्टेंट्स लगा के हमने देखने हैं कि हाउ वी एक्चुअली राइट दैम। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ राइटिंग सीखेंगे कि बेसिकली राइट करने कैसे, इनको लिखना कैसे, इनको अंडरस्टैंड कैसे करना। तो प्लीज टेक अ ब्रीफ लुक एट द मीटिंग, और इसके जरा आप देखें, टाइटल है ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, डे ऑफ द टाइप डेट, start of the type integer and end of the type integer, is confirmed of the type boolean whose default value is false. Then we have some functions like cancel, confirm, number of participants, shift with the parameter of d whose type is integer, with the return type of void, then duration and in conflict. So let's go ahead और एक invariant add करते हैं. So invariant is कि during the meeting, throughout जब तक मीटिंग का ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन है तब तक आपका जो ending time है, the ending integer, it will remain greater than the start integer. The end integer will remain greater than the start integer. So let's see. We have said context is meeting. So context meeting का मतलब ये है कि हम जो constraint लगाने जा रहे हैं वो meeting पे लगने जा रहा है. It's a class level constraint. Meeting पे लगेगा and our invariant is self dot end greater than self dot start. इसका मतलब यह है कि जब तक मीटिंग का आपने कोई भी ऑब्जेक्ट अपने कोड में बनाया हुआ और वो ऑब्जेक्ट इस टाइम पे एक्टिव है, हर इंस्टेंट पे जो है वो एंड का जो इंटीजर है वो ग्रेटर होना चाहिए आपके स्टार्ट के
इंटीजर से। इक्विवेलेंट फॉर्मुलेशन इसी की मतलब इसी इनवेरिएंट को इस तरह भी हम लिख सकते थे कि कॉन्टेक्स्ट मीटिंग इनवेरिएंट एंड ग्रेटर देन स्टार्ट। आप सेल्फ को इग्नोर भी कर सकते थे। सेल्फ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि सेल्फ डॉट एंड बता रहा है कि मीटिंग के ऑब्जेक्ट का अपना जो एंड का वेरिएबल है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज फॉर इन द केस जब आपके मल्टीपल क्लासेस हो विद द सेम नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो आप वहां पे या जहां पे आपको कंफ्यूजन हो अब वहां पे सेल्फ का वेरिएबल यूज कर सकते हैं, सॉरी सेल्फ का एक डेक्लेरेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। तो self dot end greater than self dot start, or you may write it as end greater than start. And there is one third way जिसमें उसने सिंपल ये किया start and constant, उसने इस इनवेरिएंट को एक नेम दे दिया है that is the start and constant। आप अपने इनवेरिएंट्स को खुद से जो भी आपको appropriate नेम लगता है आप वो नेम इन इनवेरिएंट्स को असाइन कर सकते हैं। So he has assigned a name start and constant and then self dot end greater than self dot start। of course once again आप यहाँ से self हटा सकते हैं और end greater than start भी लगा सकते हैं given कि इसमें कोई ambiguity ना हो। Is that clear class? Any confusions in this particular invariant? या इसको understand करने में किसी को कोई मसला? Any questions still here? हमने एक बहुत सिंपल सा इनवेरिएंट देखा है जो कि सिंपल ही स्टेट करता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग हमेशा मीटिंग का जो स्टार्ट टाइम है वो लेस होगा मीटिंग के एंड टाइम से। मीटिंग के एंड टाइम हमेशा ग्रेटर होगा मीटिंग के स्टार्ट टाइम से। ओके जी मरियम। मैम स्टार्ट टाइम है एंड टाइम हर टाइम के साथ इंक्रीमेंट हो रहा था तभी मेजर होगा। लाइक जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई है तो अब ये इंक्रीमेंट हो रहा होगा तभी बाय द एंड ये ग्रेटर होगा स्टार्ट टाइम से, क्योंकि स्टार्ट टाइम तो स्टार्ट पे ही होगा बस। जी स्टार्ट में स्टार्ट ही होगा ना, स्टार्ट टाइम होगा लेकिन उसके बाद एंड टाइम आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा जैसे जैसे आपकी मीटिंग कंटिन्यू रहेगी अंटिल आपकी मीटिंग खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही खत्म होगी तो एंड टाइम फिर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ओके मैम। जी एनी अदर क्वेश्चंस? ओके प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन पे चलते हैं जी। constraints that specify the applicability and effect of an operation without stating an algorithm or an implementation are attached to an operation in a class diagram allow a more complete specification of a system। तो बेसिकली इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये constraints जितने भी हम लगा रहे हैं इनमें हम कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल ये एंड टाइम ग्रेटर देन स्टार्ट टाइम होना चाहिए, इससे मैंने कांस्टेंट स्पेसिफाई किया है। इस कांस्टेंट में ट्रू होना है आपकी इम्प्लीमेंटेशन की बेस पे। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पे एंड को इम्प्लीमेंट नहीं करते और एंड टाइम आपका सेम रहता है एज स्टार्ट टाइम तो आपका ये इनवेरिएंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा इट मींस आप देयर इज अ मिस्टेक इन योर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आपका डिजाइन का इनवेरिएंट ये स्टेट कर रहा था कि एंड टाइम हमेशा ग्रेटर रहेगा स्टार्ट टाइम। So it that means you have to change your implementation to satisfy the design जो कि आपने मॉडल किया हुआ अपने सिस्टम का। इसी तरह यहाँ पे ये बात करें कि प्री एंड पोस्ट कंडीशंस भी जो है या प्री और पोस्ट जो आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ये भी इम्प्लीमेंटेशन और एल्गोरिथम से इंडिपेंडेंट होते हैं। आपने ये लगाते वक्त इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं सोचना होता, आपने ये सोचना होता है कि आपके सिस्टम का बिहेवियर क्या होना चाहिए। जो आपके सिस्टम का बिहेवियर होना चाहिए आपने उसके अकॉर्डिंगली ये कॉन्स्टेंट्स ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्री कंडीशन कांस्टेंट दैट मस्ट बी ट्रू जस्ट prior to the execution of an operation। एक ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन से राइट बिफोर ये कांस्टेंट आपका ट्रू होना चाहिए। इसका सिंटैक्स क्या है जी? अब उसी तरह कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, क्लासिफायर में आपकी क्लास का नेम आएगा, आप डबल कॉलन रेजोल्यूशन मार्क लगाएंगे और ऑपरेशन बताएंगे, मतलब फंक्शन पे लगती है ना प्री एंड पोस्ट कंडीशन आपकी। आपका जो इनवेरिएंट था वो कंप्लीट क्लास पे लगता है और आपकी प्री और पोस्ट कंडीशन जो है ये आपकी फंक्शंस पे लग रही है। तो आपने फंक्शन का
नेम बताना है कि विच फंक्शन इज दैट, और अगर उसका कोई पैरामीटर है तो आपने वो पैरामीटर बताना है। देन आप उसकी रिटर्न टाइप भी बता सकते हैं इसके बाद यहाँ पे। फिर आप यू विल राइट अ कीवर्ड ऑफ प्री saying कि it's not an invariant but it's a precondition of this particular function, तो आप pre का कीवर्ड लगाएंगे। देन ऑफ कोर्स आप अपने इस कॉन्स्टेंट को कोई नेम दे सकते हो जो कि आपकी अपनी पसंद का, आपकी अपनी चूजिंग का होगा। एंड देन यू विल ऐड अ बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ऑफ OCL। so let's see an example। so here is the example। तो हमारे पास बैक पे अगर हम क्लास डायग्राम पे वापस जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये शिफ्ट का एक फंक्शन है। वो देख रहा है कि डी इंटीजर उसका पैरामीटर है और वो वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है। अब हम इस शिफ्ट पे कुछ प्री कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। माय प्री कंडीशन ऑन दिस शिफ्ट इज कि जब ये शिफ्ट का फंक्शन, जब भी इस शिफ्ट के फंक्शन इनेबल होना है तो राइट बिफोर दैट, बिफोर इनेबलिंग दिस फंक्शन, आप चेक करोगे कि क्या सेल्फ डॉट इज कन्फर्म फॉल्स है कि नहीं। इस कन्फर्म्ड अगर आप बैक क्लास डायग्राम में जाओ तो वो इसका एक एट्रीब्यूट था। तो ये कह रहा है कि हमेशा इस फंक्शन के चलने से पहले जो इस कन्फर्म्ड है वो फॉल्स होगा, और इस वाले में वो कह रहा है कि हमेशा इस फंक्शन के चलने से पहले जो डी की वैल्यू है जो कि इसका पैरामीटर है, हमेशा उसकी जो पासिंग वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये इसमें दो कॉन्स्टेंट्स सेपरेट डिफाइन किए। आप बजाय इनको सेपरेट डिफाइन करने के एक सिंगल कांस्टेंट में भी लेकर आ सकते थे। प्री दैट इज सेल्फ डॉट इज कन्फर्म्ड इज फॉल्स एंड डी शुड बी ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर क्लास? ऑफ कोर्स आप इसको यहाँ पे प्री के बाद कोई सा नेम भी असाइन कर सकते थे। एनी कंफ्यूजन इन दिस? इसमें दो चीजें हमने देखी हैं कि आप फंक्शन पे जब आप प्री कंडीशन लगाने जा रहे हो तो आप उसके पैरामीटर पे भी लगा सकते हो लाइक दिस, या आप ऑब्जेक्ट जो है क्लास का उसके किसी एट्रीब्यूट पे भी लगा सकते हो लाइक इज कन्फर्म्ड इज फॉल्स। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? मैम जो आपने पहले इनवेरिएंट का बताया था वो जस्ट उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उसी के ऊपर सिर्फ लगता है? इनवेरिएंट भी आप फंक्शन पे लगा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू से इन राइट हियर इनवेरिएंट INV और वो इनवेरिएंट हो जाएगा फंक्शन का। लेकिन प्री एंड पोस्ट आप क्लास पे नहीं लगा सकते। प्री एंड पोस्ट जो है ये आपकी नॉर्मली फंक्शंस पे लग रही होती है। ओके मैम, पर मैम यहाँ पे तो वो वेरिएबल पे भी तो लग रही है ना, जैसे वो इज कन्फर्म्ड वाले पे। हाँ ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब ये इस फंक्शन से पहले जब ये फंक्शन की कॉल आए तो राइट बिफोर दैट आपने चेक करना है कि क्या क्लास का एट्रीब्यूट जो है वो ये फॉल्स या ट्रू है या नहीं। फंक्शन से पहले की बात कह रहा है। लगा आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लगा आप प्री एंड पोस्ट जो है ये आप फंक्शन के पैरामीटर पे भी ऐड कर सकते हो और क्लास के किसी एट्रीब्यूट पे भी ऐड कर सकते हो। यू कैन इवन कॉल अनदर फंक्शन राइट हियर। आप किसी दूसरे फंक्शन को भी कॉल करवा सकते थे कि शिफ्ट की जैसे ही कॉल हो, शिफ्ट से पहले प्री कंडीशन सॉरी पोस्ट कंडीशन में नॉर्मली ये होता है कि शिफ्ट की फंक्शन की कॉल के फौरन बाद ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो लेकिन वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट, उसको मैसेज पासिंग कहते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो बहरहाल आप क्लास के किसी एट्रीब्यूट पे भी लगा सकते हैं और आप फंक्शन के पैरामीटर पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों की एग्जांपल मौजूद है प्री कंडीशन में, और आप दोनों को कंबाइन करके एक में भी लगा सकते हैं। ओके मैम। पोस्ट कंडीशन सेम डेफिनेशन है, जस्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑपरेशन लगेगा जी, OCL में लगेगा। इस सिंटैक्स कंप्लीट सेम है, जस्ट आपका जो ये कीवर्ड है ये अब प्री या इनवेरिएंट के बजाय पोस्ट हो जाएगा, बाकी आपका सिंटैक्स कंप्लीट सेम है। सो फॉर एग्जांपल हियर आई हैव अ पोस्ट कंडीशन। वो कह रहा है कॉन्टेक्स्ट मीटिंग है, मतलब मीटिंग की क्लास पे लग रही है। ड्यूरेशन इट मींस ड्यूरेशन के फंक्शन पे लग रही है, जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। दिस इज द रिटर्न टाइप। अगर ये ऑपरेशन पैरामीटर होता तो यू अंदर आता, ब्रैकेट्स के इनसाइड पैरामीटर्स आते हैं और ब्रैकेट के आउटसाइड आपकी रिटर्न टाइप आती है। तो दिस स्टेट्स के ड्यूरेशन का एक फंक्शन है हमारा मीटिंग की क्लास में जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, बट उसकी रिटर्न जो है वो इंटीजर है। अब ये रिटर्न स्टेट ये कह रही है कि पोस्ट कंडीशन वो ये बता रहे हैं रिजल्ट इज अ रिजर्व वर्ड
वो ये कह रहा है कि सेल्फ डॉट एंड माइनस सेल्फ डॉट स्टार्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो एंडिंग टाइम में से स्टार्ट टाइम को आप जब माइनस करें ना, तो जो ये रिजल्ट है, दिस रिजल्ट शुड बी दिस इंटीजर। ये जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना एक इंटीजर को, ये इंटीजर जो है ये इस रिजल्ट के इक्वल होना चाहिए। और ये रिजल्ट क्या है? एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। कीवर्ड रिजल्ट रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। कि किसी भी ऑपरेशन की जो रिटर्न है ना, चाहे वो नो डाउट वो चाहे जो से भी टाइप की स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है, व्हाटएवर, ये रिजल्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मींस ये कह रहा है कि जैसे ड्यूरेशन का फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे तो चेक करें कि जो उसने रिटर्न किया है क्या वो रिटर्न वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या वो इस रिजल्ट इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो दैट मींस आपका जो फंक्शन था वो बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हुआ है। it has given you a complete fine execution। लेकिन अगर ये रिटर्न इंटीजर इस रिजल्ट के इक्वल नहीं आता, दैट मींस देयर इज सम मिस्टेक इन समवेयर इन योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन। इज दैट क्लियर? डज दैट मेक सेंस? Any confusion still here, class? नो मैम। ओके, ये सेकंड वन कंफर्म के फंक्शन पे लगा हुआ है, जिसका ना तो कोई पैरामीटर और इसकी में भी रिटर्न टाइप वॉइड होगी। अगर आप पीछे जाए तो इसकी वॉइड होगी, तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप वॉइड लगा भी सकते हैं कोलन लगा के, ना भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं। सो पोस्ट सेल्फ डॉट इज कंफर्म ट्रू। जैसे ही कंफर्म का फंक्शन कॉल हो तो जो इस कंफर्म का एट्रीब्यूट है क्लास का उसकी वैल्यू ट्रू हो जानी चाहिए। ये पोस्ट कंडीशन है। Any confusions in the post condition class? So we have seen three type of constraints. Number one, invariant. Number two, precondition. Number three, post condition. हमने देखा कि इनमें हम किस तरह से इनके सिंटैक्सिस के और हम इनको किस तरह से जो है एक प्रॉपर इनके इन कॉन्स्टेंट्स बनाकर ऐड ऑन कर सकते हैं। पोस्ट कंडीशन के एक और एग्जांपल है जी। ये बेसिकली एग्जांपल सिर्फ आपको ये प्री वाला समझाने के लिए ये अक्सर हमें कांस्टेंट लगाते वक्त जो है एग्जीक्यूशन से पहले की वैल्यूज दरकार होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, वो वैल्यूज जो कि एग्जीक्यूशन से पहले थी। तो अगर आपको एग्जीक्यूशन से पहले वाली वैल्यू चाहिए इन योर पोस्ट कंडीशन, तो आप एट द रेट प्री का यूज करते हो, इंडिकेटर यूज करते हो। ये स्टेट करते हैं कि स्टार्ट ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू लेकर आनी है जो कि शिफ्ट के फंक्शन से चलने से पहले थी हमारे पास। एंड ऑफ कोर्स एट द रेट फ्री जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप पोस्ट कंडीशन में यूज कर सकते हो या प्री कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। अगर आप प्री में यूज करते हो तो इट विल बी रॉन्ग, उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। प्री से प्री तो कुछ नहीं होता, पोस्ट से प्री कंडीशन में पोस्ट कंडीशन में आप रहते हुए एट द रेट प्री का इंडिकेटर यूज कर सकते हो। इट विल स्टेट कि ये वो वैल्यू है ऑब्जेक्ट की जो कि इस फंक्शन के चलने से पहले थी। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे सिंपल सी इतनी सी बात कह रहा है कि पोस्ट कंडीशन ये है कि आपका जो टाइम है ना, अगर आप उसमें वो डी जो ड्यूरेशन जो आपका निकला था, दोनों का स्टार्ट और एंड टाइम का जो ड्यूरेशन निकला था, उस ड्यूरेशन को अगर आप दोनों टाइम्स में ऐड करते हो जो कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले का है, तो उसमें आपका ये स्टार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये एंड के इक्वल हो जाएगा फंक्शन चलने के बाद। उनकी वैल्यूज जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगी। कि आप अगर उस ड्यूरेशन को मीटिंग चलने से पहले वाला जो स्टार्ट टाइम था उसमें ऐड करो तो वो अब वाले स्टार्ट टाइम के इक्वल हो जाएगा जो कि फंक्शन चलने के बाद है, और इसी तरह से जो आपका एंड है उसमें ऐड करोगे तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये जितनी अभी मैं आपको कॉन्स्टेंट दिखा रही हूँ दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इनको लिखते कैसे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स जब आप एक प्रॉपर क्लास डायग्राम बना के उसमें प्रॉपरली कॉन्स्टेंट्स ऐड ऑन करके स्टार्ट करोगे तो दे विल बी अ बिट complex than this or a bit more elaborated, क्योंकि आपको सिमेंटिक्स आप खुद डिफाइन कर रहे होगे। तो ऑफ कोर्स जब आप सिमेंटिक खुद डिफाइन करोगे तो जब आप उनका राइट अप करोगे तो दे विल बी मोर फॉर्मुलेटेड कॉन्स्टेंट्स। जिस तरह से वकार मैंने पहले आपको मैसेज पासिंग का बात की थी,
तो ये मैसेज पासिंग वाला ही का कॉन्टेक्स्ट था, जिसमें वो ये बता रहा है कि जब कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट है और उसका फंक्शन है जी हैज चेंज्ड, अगर हैज चेंज का फंक्शन जब जब कॉल हो तो पोस्ट में वो ये कहता है कि ऑब्जर्वर इज एन ऑब्जर्वर पैटर्न, उसमें वो कहता है कि वो कॉल करे अपडेट के फंक्शन को विद द पैरामीटर 2 and 4. So results in true if an update message with argument 2 and 4 was sent to the observer object during execution of the operation has changed. तो अगर तो has changed ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन ने अपडेट का फंक्शन कॉल किया है विद द पैरामीटर्स ऑफ 2 and 4, फिर फंक्शन की एग्जीक्यूशन ठीक थी, आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. बट अगर अपडेट के फंक्शन को कॉल नहीं गई विद दीज पैरामीटर्स एज 2 and 4, तो फिर आपके फंक्शन की एग्जीक्यूशन रॉन्ग थी, आपका पोस्ट कंडीशन ट्रू नहीं हुई, आपकी पोस्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, वो मीट नहीं की. Any confusions in the syntaxes or in the understanding of invariant, pre and post condition? Okay. Vakar, do you have a question? मैम मैंने ये पूछना था कि मैम इसका मतलब क्वेश्चन जब आएगा तो उसके अंदर हमें मतलब सिर्फ क्लास डायग्राम गिवन होगी और हमने उसकी कुछ पोस्ट या प्री लिखनी होंगी. जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये क्लास डायग्राम भी दे सकती हूँ और एक सिंगल क्लास पे भी लगाए जा सकते हैं, तो एक सिंगल क्लास भी आ सकती है आपको. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वाली लेट्स से टीम मेंबर की क्लास लेट्स से मैं आपको देती हूँ. मैं आपसे कहती हूँ कि नंबर ऑफ मीटिंग्स पे लगाई, जिसकी प्री कंडीशन जो है, जो ये मे बी इसकी जो पोस्ट कंडीशन ये है कि जो प्री ऑफ द काउंट मीटिंग था उसमें +1 हो चुका हो रिजल्ट में. तो इस तरह की कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स होंगे, उसमें क्लास डायग्राम दी जा सकती है, उसमें एक क्लास दी जा सकती है. आपको इन इनवेरिएंट्स के लिए मैं आपको स्टेट मशीन्स भी दे सकती हूँ. आपको स्टेट मशीन अलोंग विद क्लास डायग्राम देके भी आपसे कह सकती हूँ कि स्टेट मशीन की जब इस पर्टिकुलर स्टेट पे आपका जो है एक पर्टिकुलर आपका सिस्टम आए तो उसके इनवेरिएंट की हो. ऑफ कोर्स उसके इनवेरिएंट लगाने के लिए आपको क्लास डायग्राम ही देखनी होगी कि क्लास डायग्राम पे ये इनवेरिएंट कौन सी वाली क्लास है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसका स्टेट हो जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे वो किस तरह से लगाना है. बट फॉर नाउ हम सिर्फ और सिर्फ क्लास डायग्राम तक रहते हैं. सो आपको क्लास डायग्राम आएगी या कोई सी क्लास आ जाएगी, इनवेरिएंट्स आपको कॉन्स्टेंट्स आपको बताए गए होंगे या सिमेंटिक आप पे छोड़ दिए जाएंगे कि आप खुद से डिफाइन करेंगे कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर सिस्टम के, और उन कॉन्स्टेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो आप उनका ओसीएल एक लैंग्वेज में उनका एक एक्सप्रेशन. तो डिफरेंट तरह के बन सकते हैं, बट एट द एंड एक क्लास डायग्राम होगी और उस पर आपने कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स लगाने. क्लियर? ओके मैम. अच्छा जी, आज का हमारा यही तक लेक्चर था. प्री एंड पोस्ट कंडीशंस हमने 3 तरह के जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स देखे. नंबर 1 वाज द इनवेरिएंट, नंबर 2 प्री कंडीशन, नंबर 3 पोस्ट कंडीशन. और उनके सिंटैक्सेस हमने देखे, उनके सर्टन हमने देखा कि किस तरह से हम एड ऑन्स कर सकते हैं, किस तरह से हम पोस्ट कंडीशन के डिफरेंट हमने वेरिएंट्स देखे कि किस तरह से हम उनको राइट अप उनके कर सकते हैं. लेट